हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज जर्नल साइंस का घटना चक्र को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स फिजिक्स में कवर हो चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में। आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। और आज हम नेक्स्ट पार्ट की बात यहाँ पर करेंगे। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? फ़िलहाल साउंड चल रहा है। तो अभी हम फिज़िक्स को कवर कर रहे हैं, देन हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक ऐसी जैव पद्धति जिसमें जो पराश्रव्य ध्वनि होती है, पराश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 मेगाहर्ट्ज से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो एक ऐसी जैव पद्धति का नाम बताना है जिसमें जो पराश्रव्य, ये जो पराश्रव्य ध्वनि होती है उसका यूज़ होता है। तो इसका यूज़ होता है सोनोग्राफी में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो सोनोग्राफी होती है उस पद्धति में, उसमें पराश्रव्य ध्वनि का हम यूज़ करते हैं। तो सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब ये उसमें यूज़ किया जाता है, चिकित्सा में यूज़ किया जाता है सोनोग्राफी को या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी को। और ये पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित टेक्निक होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें से गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक ये क्या है? प्रमुख इसका एक साधन है। यानी कि सोनोग्राफी जो है उस पर हम किसका यूज़ करते हैं? आपको ध्यान रखना है, पराश्रव्य ध्वनि का हम सोनोग्राफी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चमगादड़ अंधेरी रातों में, ठीक है, जो चमगादड़ है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है, ऑप्शन यहाँ पर आप डी देखेंगे जो कि करेक्ट होगा। वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। क्या होता है कि जो पराध्वनि होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की, उसको चमगादड़ सुन पाते हैं। इंसान तो उनको नहीं सुन पाते। और वो उसकी ही हेल्प से रात में अंधेरे में क्या है, अपने मार्ग को ढूंढ पाते हैं, अपने रास्ते को वो ढूंढ पाते हैं और वो अपना शिकार कर पाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चमगादड़ जो है उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति ही मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद एक उद्गम स्रोत तक लौट आती है, जिससे पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ है। तो चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से बहुत सेंसिटिव उसके सेंसेस होते हैं, उनसे रुकावट की जो दिशा दूरी है उनका अनुमान लगा लेते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23rd कहता है, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। पहला पॉइंट कहता है हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। हृदय जो होता है, हमारा हार्ट होता है, वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। सेकंड पॉइंट कहता है ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में ज़्यादा होती है। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, ठोस, द्रव और गैस। और हम कल पढ़ चुके हैं कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति किस में होती है। और यहाँ पर कह रहा है कि ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति गैस में होती है, द्रव और ठोस की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और फोर्थ पॉइंट का कहता है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आपके सेकंड ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन ए सही है, 1 सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। सेकंड ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ध्वनि की सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो ठोस में होती है, फिर द्रव में और फिर गैस में। तो ये ऑप्शन गलत है। जबकि जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है कि जो हृदय है वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। थर्ड कहता है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये भी सही है। और फोर्थ कहता है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ आगे करते हैं। 24th कहता है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। जो पराध्वनिक ध्वनि वाले जेट होते हैं उनकी उड़ान के कारण क्या होता है। तो ऑप्शन सी आप यहाँ पर देखिए करेक्ट होगा, ओजोन लेयर में बाधा। तो पराध्वनिक जेट की उड़ान से
ओजोन लेयर में क्या होती है, बाधा होती है। कैसे होती है, इसको एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझते हैं। जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार को प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, जेट विमान होते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं उन्हें कहा जाता है सुपरसोनिक जेट विमान। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में वायु विरल और जो दबाव है वो कम होता है। इस कारण यहाँ पर जेट विमान सरलता से और तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो समताप मंडल की ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है समताप मंडल में दबाव कम होता है, वायु विरल होती है, तो वहाँ पर और तेज़ गति से उड़ते हैं विमान। तो जब तेज़ गति से उड़ते हैं तो ज़्यादा ईंधन जो होता है वो जलता है, तो ये किसको नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन लेयर को, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है जहाँ पर वो उड़ रहा होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है कथन और कारण से। यहाँ पर आपको कथन में कहता है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल ज़्यादा होगी। यानी फिर से इसको समझते हैं, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जो वायुयान जा रहा है उसकी चाल की तुलना में जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर वायुयान जा रहा है उसकी चाल ज़्यादा होगी। इसका कारण देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। कारण है ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, इसलिए जो एक कथन है वो होगा। तो अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है। ए तो सरासर गलत है, उस वायुयान की चाल ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कारण में जो बात कही गई है वो सही है कि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। कथन में जो है वो गलत है और कारण जो है इसका सही है। तो जो सुपरसोनिक बॉडीज़ होती हैं उनकी चाल को मैक संख्या में व्यक्त करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना कि जो पराध्वनिक पिंड होते हैं यानी कि सुपरसोनिक बॉडीज़ होती हैं उनकी चाल को मैक संख्या में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल और वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। तो ये बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कहता है डेसिबल किसे मापने के लिए यूज़ करते हैं। डेसिबल किसको मापने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता का क्या स्तर है, क्या लेवल है, तो उसको मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेसिबल। तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। वातावरण में ध्वनि को किससे मापते हैं, डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, अगेन सेम क्वेश्चन है। कहते हैं डेसिबल इकाई का यूज़ किस में किया जाता है, किसके लिए की जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने में, कहाँ पर, वातावरण में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप करेक्ट मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 कहता है, अगेन सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए यहाँ पर रिपीटेड है। डेसिबल इकाई का यूज़ किसको मापने में होता है, तो ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन सी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। 29 क्वेश्चन कहता है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अप्रॉक्सीमेट आपसे पूछा है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लगभग 30 डेसिबल, आपको ध्यान रखना है, लगभग 30 डेसिबल की जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है जब दो लोग आपस में नॉर्मली बात करते हैं, तो 30 डेसिबल की ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी, जबकि और केसेस में हम बात करें, अगर फुसफुसाहट हो रही है, बहुत ज़्यादा ही धीरे बातचीत हो रही है, तो 15 से 20 डेसिबल। अगर साधारण बातचीत की बात करें, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, तो 30 से 60 डेसिबल। गुस्से में बातचीत कर रहे हैं तो 70 से 80 डेसिबल। ट्रक मोटरसाइकिल की जो ध्वनि होगी वो 90 से 95 डेसिबल। यंत्र के जो कारखाने होते हैं
उनमें 100 से 110 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा जो होता है म्यूज़िक उसकी 110 से 120 डेसिबल, और जेट विमान की यहाँ पर सबसे ज़्यादा 140 से 150 डेसिबल जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 30th क्वेश्चन कहता है 100 डेसिबल का रव यानी कि नॉइज़ का प्रबलता स्तर किसके बराबर होगा। 100 डेसिबल जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। यंत्र कारखाना, यंत्र कारखाने से जो शोर उत्पन्न होगा, ध्वनि होगी, वो 100 डेसिबल के अप्रॉक्स होगी। तो ऊपर हमने 5-6 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप उसका ले लेना पॉज करके, वो उनमें से कोई सा भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। 100 डेसिबल किसके लिए, जैसे यंत्र कारखाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है यंत्र कारखाने के लिए कितने डेसिबल का ध्वनि स्तर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। 31st क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है। जैसे वायु प्रदूषण का स्तर होता है उसको मापते हैं, वैसे ध्वनि प्रदूषण के स्तर को भी मापा जाता है। तो यहाँ पर जो एक सेफ ध्वनि प्रदूषण का लेवल होगा, सुरक्षित ध्वनि का प्रदूषण स्तर होगा अकॉर्डिंग टू WHO, वो कितना बताया गया है, तो वो 45 डेसिबल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर किसी शहर का, किसी नगर का जो ध्वनि स्तर है प्रदूषण का वो 45 डेसिबल तक है तो वो सेफ़ है। उससे ऊपर क्या होगा वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है एक नगर के लिए, 45 डेसिबल यानी कि 45 डेसिबल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन कहता है मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब कितनी होती है। शोर की एक जो सहन शक्ति कहते हैं ना, सहन शक्ति होगी शोर की मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए यहाँ पर पूछा है, वो करीब करीब यानी कि अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी। तो मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा लगभग जो होगी वो 85 डेसिबल तक होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये शोर की सीमा है, ठीक है। शोर हम कब कितने डेसिबल तक जो है सहन कर सकते हैं, तो वो कितना है 85 डेसिबल यानी कि 85 डेसिबल। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि साधारण बातचीत का ध्वनि का स्तर होता है 30 से लेकर 60 डेसिबल। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि आवश्यक मतलब जो है सफिशिएंट होती है। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यानी 80 से 85, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन बी हमने देखा, तो 80 से 85 क्या हो जाता है, एक सहन की जो होती है वो सहन शक्ति की सीमा हो जाती है शोर की। तो ये आप ध्यान यहाँ पर रखेंगे। और 90 डेसिबल से ऊपर आप शोर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो इसकी सीमा हो जाएगी 80 to 90 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd हम देखेंगे, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो यहाँ पर हानिकारक ध्वनि प्रदूषक हमने अभी क्या देखा कि 80 से 90 पर जब हम पहुँच जाएंगे, 90 से ऊपर या 80 से ऊपर जो ध्वनि है वो हानिकारक हमारे लिए हो जाएगी, प्रदूषक बन जाएगी। तो ऑप्शन सी अगेन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। 80 डेसिबल की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34th, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। मानक मतलब स्टैंडर्ड जो साउंड लेवल है मनुष्य के लिए वो कितना है, तो वो 60 डेसिबल है। अब 60 क्यों बताया, जैसे हमने पढ़ा ना साधारण बातचीत वाला जो ध्वनि का स्तर है वो 30 to 60 डेसिबल है, इसलिए मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वो कितना है 60 डेसिबल है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 35th क्वेश्चन कहता है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक बार मारने की उसको 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। इस्पात यानी कि जिस ठोस पर वो मार रहा है, जिस सॉलिड पर वो हथौड़ा मार रहा है, तो ध्वनि का जो वेलोसिटी है, ध्वनि का जो वेग है वो उस सॉलिड में जो एयर से है वो ज़्यादा है। ध्वनि का जो वेग है वो जो इस्पात में वायु है उससे ज़्यादा है, तो ध्वनि का वेग ज़्यादा है, इसलिए वो क्या होता है 2 बार
आपको सुनाई देती है। तो ध्वनि का जो वेग है वो ठोस में गैस से ज़्यादा होता है। ठीक है, ठोस में तो ज़्यादा होता है ना ध्वनि का वेग, हमने पहले भी पढ़ा है। तो ध्वनि का वेग इस्पात में ज़्यादा होता है और इसी कारण से रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी और फिर बाद में वायु से होकर पहुंचेगी, इसलिए 2 बार क्या होगा, आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 कहता है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाएं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है यानी कि अंतर है, निम्नलिखित में से अंतर का क्या कारण किया जा सकता है। निम्नलिखित में से अंतर के कारण क्या हो सकता है। तो सितार पर एक ही स्वर बजाया जा रहा है और बांसुरी पर भी सेम वही स्वर बजाया जा रहा है, लेकिन उनमें जो साउंड होगी वो तो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो सितार है, वो बांसुरी है। तो उसका कारण क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो उसका कारण होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल ध्वनि की गुणता, यानी कि क्वालिटी ऑफ द साउंड। साउंड अलग अलग है दोनों की, साउंड क्वालिटी अलग है, भले ही उन पर एक ही स्वर बज रहा है, लेकिन साउंड की जो क्वालिटी है वो अलग है, इसलिए वो क्या होता है, ध्वनि में अंतर होता है। तो किसके कारण, साउंड क्वालिटी के कारण। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 37 की ओर मूव करते हैं। अगेन एक कथन कारण से क्वेश्चन है। कथन कहता है अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों और अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। ठीक है, जो बड़े भवन होते हैं या बड़े गिरजाघर, उनमें क्या प्रतीत होता है, अनुरणन। अनुरणन, और इसका कारण दिया हुआ है कि दीवारों, छत और धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। दीवारों से, छत से और धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है, और ये इसका कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण, यानी कि इसका कारण यही है। दीवारों, छत और धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन होता है, इसीलिए जो अनुरणन है वो बड़े गिरजाघरों या बड़े जो मकान या भवन होते हैं उनमें प्रतीत होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी होगा। तो जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों और छत से क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल में वो ध्वनि कुछ समय तक बनी रहती है, उसको अनुरणन कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 38 कहता है इन पर विचार कीजिए, कौन सा सही है आपको बताना है। पहला पॉइंट कहता है विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे ट्रिटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। यानी कि जो ट्रिटोनी स्वरग्राम है वो 7 आवृत्तियों वाला होता है। फिर सेकंड पॉइंट में कहता है स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ज होती है और नी की आवृत्ति 512 हर्ज होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। सांगीतिक स्वरग्राम आवृत्तियों की एक श्रृंखला है जिनके एक के बाद एक बजाए जाने पर कानों को सुखद अनुभूति होती है। इसमें निम्नतम आवृत्ति को मुख्य स्वर कहते हैं, जो सबसे कम आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी का होता है उसको कहते हैं मुख्य स्वर, यानी कि की नोट। इसके बाद उच्च आवृत्तियाँ मुख्य स्वर से एक निश्चित अनुपात में होती हैं। उच्चतम आवृत्ति को हम कहेंगे ऑक्टेव, यानी कि अष्टक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य स्वर की आवृत्ति 256 हर्ज है और उसके अष्टक की आवृत्ति, अष्टक की यानी कि जो 8वां स्वर हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साधारणतः मुख्य स्वर की आवृत्ति है वो 256 हर्ज है और उसके अष्टक की आवृत्ति जो उसका 8वां स्वर होगा उसकी 512 हर्ज होगी। आप इतना ही इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्वर की यहाँ पे आप देख सकते हैं 256, जबकि जो लास्ट है उसकी 512। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 39 कहता है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से आपसे पूछा है किसकी वेवलेंथ, तरंग लंबाई यानी कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इंफ्रारेड की, एक्स रेज की, जो दृष्टिगोचर प्रकाश है उसकी, या फिर रेडियो वेव्स की। तो आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसका एक क्रम देख सकते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा, माइक्रोवेव की फिर उससे कम अवरक्त प्रकाश की, उससे कम दृश्य प्रकाश, फिर उससे कम पराबैंगनी,
उससे कम एक्स किरणें और सबसे कम गामा किरणें। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है किन्हीं भी दो को लेकर या इनमें से किसकी ज़्यादा ऐसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की है वेवलेंथ और सबसे कम किसकी है, गामा किरणों की है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th कहता है टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो रिमोट होता है टीवी का उसमें कौन सी वेव्स का यूज़ हम करते हैं। तो टीवी का रिमोट होता है उसमें हम यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स का। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आज के 20 क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।